कॉन्फिडेंस कि अगर मैं बेहतर कर रही हूँ तो रिजल्ट आएगा। ग्रेड 1 एम्ब्रियो है तो पॉजिटिव क्यों नहीं आया? तो अगर कोई बोल रहा है ग्रेड 1 है तो उसको मालूम है कि वो ग्रेड 1 है, क्योंकि वो यहाँ से सीख कर जा रहा है कि ग्रेड 1। आईवीएफ की सक्सेस रेट आप गायनोकोलॉजिस्ट को किस तरह समझाना चाहोगी? अगर हम देखें कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि इट्स 40%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और सब्जेक्टिव है, कस्टमाइज्ड है, एज पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि अगर ग्रेड 1 एम्ब्रियो बन रहा है तो इम्प्लांटेशन आना ही चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जो मैं टेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ अवेयरनेस के टर्म्स पे, कि ग्रेड 1 एम्ब्रियो है मतलब प्रेगनेंसी आएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी एबिलिटीज़ के हिसाब से हम बेस्ट दे रहे हैं। जो भी है जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम 100% कर रहे हैं। कि लैब में छोटी छोटी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? Success and failure, I take it in a same stride. Maybe I'm not celebrating it. Stress buster is gossiping. Because phone नहीं चला सकती, phone नहीं ले जा सकते. Embryos are actually more disciplined and they ought to be disciplined, right? बहुत ज़्यादा movies तो नहीं देखती, but there's a movie which I have seen as a young adult, Anand. उसका एक डायलॉग, इट फिट्स राइट थ्रू द हार्ट ऑफ IVF, विच सेज ओके आई विल ट्राई दैट डायलॉग। बिल्कुल, सो इट सेज बाबू मोशाई, जिंदगी और मरना किसी के हाथ में नहीं, हम तो सिर्फ रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर उसकी उंगलियों से बनी है। पर्दे के पीछे वो हस्ती काम करती है जो जीवन की पहली धड़कन गढ़ती है, वो जिसे लोग कम जानते हैं पर जीवन की नींव वही रखता है, वो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट। एक ऐसा रोल जो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अनदेखा। आज हम बात करेंगे ऐसे ही विलक्षण व्यक्तिमत्व से, समर्थ आईवीएफ की को-फाउंडर कृति पाथेकर जी से, जिनकी नज़र से जीवन का विज्ञान नया आकार लेता है। वेलकम मैम। कि आईवीएफ की सक्सेस रेट आप गायनोकोलॉजिस्ट को किस तरह समझाना चाहोगी? अगर हम देखें कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि इट्स 40%, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और सब्जेक्टिव है, कस्टमाइज्ड है, एज पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि अगर ग्रेड 1 एम्ब्रियो बन रहा है तो इम्प्लांटेशन आना ही चाहिए। तो ये एक फैक्टर है जो मैं टेस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ अवेयरनेस के टर्म्स पे, कि ग्रेड 1 एम्ब्रियो है मतलब प्रेगनेंसी आएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरा, अगर आप IUI कर रहे हैं जिसका कि सक्सेस रेट इज़ 13%, ओके, काफ़ी लो, या काफ़ी लो है, बट जिसको फ़ायदा हो जाए उसको हो जाए ना फर्स्ट स्टेप में। उसको उतना पैसा ना खर्चा करना पड़े, उसको उतना इंजेक्टेबल्स ना लेना पड़े, उसको उतना। तो हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी एबिलिटीज़ के हिसाब से हम बेस्ट दे रहे हैं। जो भी तो है जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो हम 100% कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, उसको हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे क्या हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है। पेशेंस रखने चाहिए, पेशेंस, और खास तौर से ये एक कॉन्फिडेंस कि अगर मैं बेहतर कर रही हूँ तो रिजल्ट आएगा। मुझे डिसहार्टन नहीं होना है। मैं अगर मेरा 100% दे रही हूँ तो मेरे हाथ में मेरा 100% है, बराबर है ना, कि मैं पेशेंट को अच्छा इक्वल टाइम दूँ, मैं उसको जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ड्रग सजेस्ट करूँ, मैं बेस्ट मेडिसिन दूँ, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, मेरा लैब कंडीशन अच्छा है, एंड मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छा है,
मैं वहां पर जो चीजें मेरे हाथ में उसको मैं 100% दे सकती हूँ। उसके आगे मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है ज्यादा कि क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है जहां तक वो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में। ओके। तो डे 3 है एम्ब्रियो, मुझे मालूम है ग्रेड 1 है, डे 5 है मुझे मालूम है ग्रेड 1 है, या फिर मुझे पहले से मालूम है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत है, या मान लीजिए स्पर्म में दिक्कत है, तो मुझे वो क्लियर रखना है पेशेंट के साथ कि इसमें डिफिकल्टी आएगा। हाँ, मतलब Clear पहले communication। क्लियरली बात करनी चाहिए पेशेंट से। बिल्कुल। नए एम्ब्रियोलॉजिस्ट को शुरुआत में सबसे ज्यादा चुनौती कहाँ आती है? जो इसके पहले मैंने बोला कि ग्रेड 1 एम्ब्रियो है तो पॉजिटिव क्यों नहीं आया, हाँ, है ना? तो दे विल क्वेश्चन योर स्किल्स एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट, बिकॉज क्या होगा कि आप ग्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपने ग्रेड 1 बोला मतलब ग्रेड 1 है ना, बिल्कुल। और किसको मालूम है? नहीं, बाकी किसी को नहीं, जिसने किया उसको ही मालूम है। जिसने ट्रेनिंग है, जिसकी ट्रेनिंग है, जो हेड, मतलब अब हमारे यहाँ तो बहुत सिस्टम है जिसमें कि जूनियर सीनियर वो सब एक हायरार्की है। क्लियर कम्युनिकेशन है, फोटोग्राफ शेयर हो रहे हैं और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग है, बट जहाँ नहीं हो रहे वहाँ हम्म, हाउ यू आर ट्रस्टिंग देम? तो बिल्कुल। जब तक कि आपका फर्स्ट पॉजिटिव नहीं आ जाएगा इंडिपेंडेंट केस, तब तक तो क्वेश्चन मार्क है आपके स्किल्स पर, है ना? क्योंकि आप बोल रहे हैं ग्रेड 1 है, बट ग्रेड 1 है या है भी तो पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है? आपके केस में तो फर्स्ट केस ही पॉजिटिव आ गया था। मैंने बोला ना कि ईश्वर ने शायद वो था कि चलो भाई तुम बन जाओ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, स्टार्ट में एक पॉजिटिव। बिल्कुल। तो क्वेश्चन मार्क मुझे फेस नहीं करना पड़ा एटलीस्ट। और प्लस मैं अभी तक जितने भी कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, आज भी जो लोग हैं दे हैव गुड फेथ इन माई एबिलिटीज। और बहुत ज़्यादा जिसे बोला जाता है ना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की यही क्यों और वही क्यों, यही क्यों चाहिए वही क्यों चाहिए, आई एम डिसाइडिंग ऑन सर्टेन मीडिया एंड मे बी शायद थोड़ा महंगा भी हो, बट आई नो द क्वालिटी इज गुड, आप पे पूरा ट्रस्ट है उनका। विद रिकमेंडिंग दैट। तो वो नहीं बोलेंगे कि अरे मेरा तो बहुत पैसा जा रहा है। सो दे आर इक्वली सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ कि हम बेस्ट एड दे वॉट एवर इज द कॉस्ट। नहीं, लेकिन आपका जो भी एक्सपीरियंस इतने सालों से और स्किल जो आपने बिल्ड किया है, ये सब देख के आप पे एक ट्रस्ट है सबका और एक बिलीफ है कि आप जो भी करेंगे सही है। बहुत ज्यादा दे आर नॉट पुशी इन टर्म्स ऑफ कि वो मेरे इसमें नहीं आ रहे, जैसे कि हाँ यू हैव गॉट गुड रिजल्ट्स, यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स, तो आप जो भी आप बोलो कैसे करना है। एंड जो लैब का एरिया है दैट इज माई लाइक एरिया, तो nobody is that इंटरफेयर नहीं करता है कोई। so I am very comfortable with people who can trust like that. They're not telling me to do things in my area. दैट्स हम आपसे अभी इतनी बातें हुई, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका कामनेस और कॉन्फिडेंस वो वाइब भी आ जाती है। तो एज अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप क्या बताना चाहेंगे कि उनका कम्युनिकेशन, कामनेस और डिसीजन मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जैसे हमने बात किया, क्लियर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेस्ट इनफैक्ट, कि अगर आप क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप सेकेंड स्टेप सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो आप सेकेंड स्टेप पे जा नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं? अगर मैं मान लीजिए आप मेरे को मालूम चल रहा है कि डिफिकल्टी कहाँ है, मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रही कि ये डिफिकल्टी है, तो आप तो अवेयर ही नहीं हो ना, तो आप वहीं गोल गोल घूम रहे हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए क्लियर कम्युनिकेशन टू इज अ मस्ट। The second point that you told was calmness and patience, which is highly required. Why? Because when you're sitting on a microscope and you're dealing with, unintelligent beings, right? So, उनके साथ काम करना है और कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे होता रहता है, which you have to like actually handle. बाकी सारे ट्रीटमेंट्स जो रहते हैं, बाकी डिसीज है, उनके जैसा है नहीं है, मतलब कभी भी कुछ भी ऊपर नीचे या फिर नहीं, सभी मेडिकल फील्ड में हर चीज़ बहुत ही इसी तरीके की है कि बहुत सब्जेक्टिव है
किसका क्या कब एंड मिनट पे क्या हो रहा है कुछ समझता नहीं है। तो क्योंकि हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम रिलेटेड फील्ड में हैं, तो हमारे साथ भी सेम डिफिकल्टी है। ओके, मतलब हर किसी को सेम मेडिसिन काम कर जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसा होता नहीं है। नहीं तो जैसे अभी चालू है, सारे गूगल पे सर्च करके। इट्स वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू पीपल। वाई? क्योंकि आप सिर्फ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, आप उसका रिएक्शन टुवर्ड्स योर हेल्थ वो सिर्फ एक डॉक्टर जज कर सकता है। बिल्कुल। तो अभी एक ऑफ द ट्रैक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अभी कुछ चालू है कि अगर एआई कुछ ज़्यादा नेक्स्ट लेवल जाता है तो जॉब्स कम हो जाएंगी, बट आई डोंट थिंक कि डॉक्टर्स के केस में ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए इसके बारे में भी हमारा पीछे एक मज़ेदार डिस्कशन हो रहा था। तो देयर आर कंपनीज हु आर कमिंग अप विद एआई जनरेटेड semen sample analysis models. Then there are companies who are even doing embryo grading in terms like with the help of AI and all. जी। तो मगर AI is as intelligent as the data being fed. बराबर। इनपुट क्या जा रहे हैं? हाँ, it cannot discriminate the right kind of information feed it to them with whatever is गोइंग इनटू देम। तो मान लीजिए मैं ग्रेड 2 को भी ग्रेड 1 डाल रही हूँ। एआई इज एन ओनली एनालिटिकल डिवाइस। हाँ, जो हम इनपुट डालेंगे उस पे ही वो रिएक्ट जो भी कैन नॉट करेक्ट देमसेल्व्स कि दिस इज नॉट ग्रेड 1, दिस इज ग्रेड 2। सो आई फील दैट टिल द टाइम this technology enhancement and all this is going on, there's always a era, always a decade, always few years where some debate of this will take over, that will take over always happens, but nothing can change beat your intelligence, no? as humans मतलब हम ही क्रिएट कर रहे हैं सारी चीजें, तो हम फियर क्रिएट कर रहे हैं so that फियर में कुछ तो एडवांसमेंट। If you buy AI because you are fearful कि मेरा एम्प्लॉय चला जाएगा, right? This is kind of fear is happening ना। जो भी अपने ट्रीटमेंट्स चालू है वो अलग अलग सेंटर्स पे चालू रहते हैं, तो मल्टीपल सेंटर्स में सेम लैब क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है? So we are training people in the head center so that जो भी स्टैंडर्डाइज जो प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो होना चाहिए, डेली में क्या फॉलो होना चाहिए, वीकली में, मंथली में, ईयरली में किस तरह से चीज़ें हम फॉलो अप रखेंगे, ये सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे आपने पहले ही बोला कि सारी चीज़ों का एक SOP है, मतलब उसका ट्रेनिंग सारे लोगों को, मतलब जो भी स्टाफ है उनको दिया जाता है। बिल्कुल। सो अगर कोई बोल रहा है ग्रेड 1 है तो उसको मालूम है कि वो ग्रेड 1 है क्योंकि वो यहाँ से सीख कर जा रहा है कि ग्रेड 1 क्यों है, वो बता सकता है वो। बिल्कुल। अभी जो यंग लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहेंगे, तो उनके लिए एज अ एम्ब्रियोलॉजी में करियर अगर बनाना है किसी को, तो आपको उनका क्या सुझाव रहेगा? देखिए, एक तो दिस इज नॉट फॉर पीपल हु वांट टू बिकम, जिनको बहुत जल्दी है अचीव करने का, तो जल्दी नहीं होता ये। इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड विच यू हैव टू टेक बिकॉज ट्रेनिंग है, ह्यूमन ट्रेनिंग है, सब्जेक्टिव ट्रेनिंग है, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। मे बी एक केस आपके पास सालों तक ना आए जो कॉम्प्लिकेटेड हो और फिर अचानक से आ जाए। बिल्कुल। तो अगर आपका सालों का ट्रेनिंग नहीं है तो आप थोड़े से हड़बड़ा जाएं, हकपका जाएं, उसको जस्टिफाई ना कर पाए केस को। इसलिए आप देखेंगे कि सभी सेंटर्स में हालांकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे बट सीनियर होंगे जो उनको गाइड कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर। बिल्कुल, मतलब एक ज़्यादा एक्सपीरियंस जो भी रहेगा तो वो गाइड कर सके। जी, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करें इंडिपेंडेंट होने का। थोड़ा साल आप काम कीजिए, केसेस देखिए, मैन्यूवरिंग देखिए कि किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। क्योंकि देखो सिंपल केस आ रहा है वो तो कोई भी हैंडल कर लेगा, मतलब कर ले रहे हो, बट जब डिफिकल्ट आ रहा है तब आपको अगर क्लू नहीं है कि क्या करना है तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, आप पेशेंट को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो। तो वो जस्टिफिकेशन के लिए आपको यू हैव टू हैव अ मेंटोर। लाइक इवन टुडे आई हैव अ मेंटोर
right? So if I'm having some difficulty, I'll call him. Okay, right? So you should stay connected with other people who are in your field, and you should have a mentor, a person who can guide you in terms of difficulties. And yeah, jaldi nahi hai. Jaldi nahi. पेशेंस होने It's चाहिए. patient and it's a long road. So you have to keep working. मतलब जिनके पास पेशेंस है, जो एक लॉन्ग रन के खिलाड़ी है, वही ये करियर चूज करे. वो कर पाएंगे, वो उसमें रह पाएंगे. नहीं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत उनको अच्छा लग रहा होता है फील्ड, और बहुत इंथुजियास्टिक भी होते हैं. आते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं. आएगा, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस टू लर्न. बिल्कुल, क्योंकि Because केसेस it's भी human काफी system. अलग अलग आते होंगे ना, मतलब प्लस ह्यूमन सिस्टम है, तो हैंड्स ऑन बहुत रेयर, मुश्किल, और इतना आसान नहीं है. मतलब जिनके पास मतलब एक वो रह सकते हैं ज्यादा टाइम ये फील्ड में, वही ये फील्ड चूज करे. और जो ये समझते कि 1 दिन ट्रेनिंग, 2 दिन ट्रेनिंग, 3 दिन ट्रेनिंग, 15 दिन ट्रेनिंग, 1 महीना ट्रेनिंग इज सफिशिएंट, दे आर मिसगाइडेड. मतलब गलत जगह पे सलाह लेके आए. Yeah. So if you're working in the field for say 1-2 years and then you're doing a training of 15 days is okay. But if you have no clue and you're just entering into a training module which is 15 days course or a month course, that doesn't justify anything. मैम, जैसे कि अपनी बातें चल रही थी एआई के रिलेटेड, या फिर ये आईवीएफ में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चलते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अपग्रेड होती है, उसके रिलेटेड ही मेरे आगे के 2-3 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन ऐसा है कि नई आईवीएफ टेक्नोलॉजीज में कौन सी इनोवेशंस ने असली फ़र्क पैदा किया है? देखिए, IVF in itself is one of the greatest innovation, one of the, because it's just a miracle that you can make an embryo in a lab, right? So अगर हम एक आज से कुछ साल पहले बोल रहे होते कि ऐसा भी एक दिन आएगा, तो कोई विश्वास नहीं करता. नहीं, ये सिर्फ कल्पोल का कथा है, ये सिर्फ कहानी है कि ऐसा होने वाला है कि आप लैब में बना देंगे, राइट? कोई विश्वास नहीं करता था. बिल्कुल. और अभी जो कि एक नया अभी रिसर्च चल रहा है, जो ऑलमोस्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है बहुत सारे कंट्रीज का, इज अ आर्टिफिशियल मून. ओह, जिसपे कि काफी अच्छा काम चल रहा है. लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. बट वो भी अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि दूर की बात है. मे बी शायद उतने दूर की बात ना हो. प्लस जो चीजें अभी फर्क हमारे को Already- फर्क पड़ रहा है, जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, दोज आर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. जो मैंने बोला कि जैसे अंडा और स्पर्म पास में आएगा तो चांसेस होते हैं कि एम्ब्रियो बने, ठीक है. बट किन्हीं केसेस में जो ये पास में भी आ गए तो भी एम्ब्रियो नहीं बन पाएगा, तो उसको बाईपास कर दिया गया टेक्निक से, जिसमें कि खुद ले जाकर अंडे के अंदर स्पर्म छोड़ दिया जाता है. ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है, जिसमें कि जो भी अदृश्य चीजें थी, जो उसको नहीं हो पा रहा है, ये टेक्निक से उसको बाईपास कर दिया. दूसरा एक बहुत अच्छा टेक्निक जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट इज जो हमने बात की, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, जिसमें कि जो लोग उस कंडीशन में हैं जहाँ स्पर्म इजैकुलेशन में नहीं है, स्पर्म सैंपल के अंदर नहीं है, बट टेस्टिस से रिट्रीव हो जाता है, तो आप खुद का बच्चा कर सकते हैं इस टेक्निक से. तो जो पुरुष पहले इनकेपेबल थे वो भी अब केपेबल हो रहे हैं. तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं और काफ़ी फ़र्क भी है इनसे. और जहाँ बाकी प्रोसीजर्स की बात है तो पिक्चर अभी बाकी है. इट्स टू मेनी थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, कि इसको अच्छा इम्प्लांटेशन रेट अच्छा बनाओ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है. बहुत सारा काम चल रहा है. हाँ, मतलब और भी काफी चीजें ऐसी है बहुत जो अब सारी चीजें सोच ही रहे वो आने वाली है. मतलब आने वाली. मैम, अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बताई कि इतना रिसर्च चालू है या फिर इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही है, तो ये काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं. मतलब तो उसके रिलेटेड ही मेरा अगला क्वेश्चन है कि
हाईटेक आईवीएफ को अफोर्डेबल कैसे रखते हैं? देखिए अफोर्डेबल तो इन इट्सेल्फ, क्योंकि हर चीज़ ही कॉस्टलियर है, थोड़ा ड्रग भी कॉस्टली है, थोड़ा मीडिया डिस्पोजेबल जो यूज़ किया जाता है, प्लस ट्रेन्ड स्टाफ है, स्टाफ ट्रेनिंग उसमें एक इम्पोर्टेंस चीज़ है, एक्सपीरियंस एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग आईवीएफ का रिलेटिवली अगर देखा जाए तो हाई ही रहेगा, बट हम कहाँ पर उसको अफोर्डेबल बना सकते हैं, जैसे कि हम अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ना करें, हाँ है ना। बिल्कुल। तो मेरे को इतना रिक्वायरमेंट है, इतना ही ब्लड टेस्ट मुझे चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम कॉस्ट manage कटिंग कर हो सकते सकता है। हैं। दूसरा, अगर हम एफिशिएंट हैं और मान लीजिए 2 ट्यूब्स की जगह 1 ट्यूब में मैं काम होता है, फिर भी मैं 2 ट्यूब यूज करती हूँ, तो मेरा वहाँ पर थोड़ा सा मैं उसको अवॉइड कर सकती हूँ। तो वेस्टेज जिसे कहा जाएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीज़ें जो लगती ही है, बट वेस्टेज जो कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और पे कर रहा है, तो हम एक एक जो एटीट्यूड होता है ना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कोई वो जो और भी पे कर रहा है। जी जी, तो वो एक एटीट्यूड जो है ना हमारा, कि अरे कोई और पे कर रहा है ना, तो ये 10 चीज आई है तो 10 चीज यूज कर लो, वैसा एटीट्यूड नहीं हमने रखना चाहिए एज अ पीपल इन सोशल फील्ड, राइट। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें हैं जहाँ पे कॉस्ट कटिंग अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। कॉस्ट कटिंग नहीं बोलूंगी मैं ये बोलूंगी कि अननेसेसरी चीजें अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अवॉइड कर दो, और जो उस पेशेंट को नहीं लगता वो चीज़ें लेने का या उसे ऐड करने का या फैंसी सेलिंग मार्केटिंग में आपको सेल करना है प्रोडक्ट, इसलिए उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। मतलब वो उस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये सारी टोटल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टोटल उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उसे मार्केटिंग प्रोडक्ट ना बनाए, सर्विस को। तो ये सारी चीजें अगर ध्यान में रखी जाए तो बिल्कुल अफोर्डेबल हो सकता है क्लाइंट के लिए। हाँ, मतलब अफोर्डेबल ही कहूँगी मैं, हालांकि बाकी और बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा महंगा रहेगा। हाँ, मतलब इतना सारा अगर रिसर्च लग रहा है, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग लग रहे हैं, तो कंपेयर टू अदर्स थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा ट्रीटमेंट। रहेगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस इंडस्ट्री का है वो ये है, आईवीएफ का फील्ड का, कि आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। जो एक डलाइमा है, जो एक ड्रॉबैक है, जो एक सेटबैक है, आप 100% इम्प्लांटेशन रिजल्ट नहीं दे रहे। आप 100% ग्रेड 1 दे सकते हैं, आप 100% अच्छा एम्ब्रियो दे सकते हैं, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप ट्रांसप्लांट जो आप एम्ब्रियो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आप पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं, वहां तक ही आपके हाथ में, उसके आगे नहीं। तो इस फील्ड में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है जहाँ पे वो चाह रहे कि अरे ग्रेड 1 है, अच्छा स्किल्ड इंसान है, अच्छी लैब से इन्हें एम्ब्रियो आया, तो क्यों नहीं इम्प्लांट होगा। वहाँ पे बहुत सारा काम चल रहा है, बट अभी तक हम वहाँ पहुंचे नहीं हैं। हाँ, मतलब ये रिजल्ट कितना ज़्यादा पॉजिटिव कर सके इस पे ज़्यादा काम चालू है अभी। बिल्कुल। मैम, एआई से एम्ब्रियो सिलेक्शन भविष्य में कितनी बदल जाएगी? देखिए कितना बदल जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में कितना वो काम आएगा, ऑलरेडी हमारे पास ट्रेंड अगर है लोग और जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम कितना उसे रिप्लेस करना चाहेंगे पे ज़्यादा डिबेट है, बजाय कि वो कितना हम वो काम आएगा। क्योंकि जहाँ पे वर्कफोर्स कम है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है जहाँ पे वर्कफोर्स का हमेशा ही एक डलाइमा बना रहता है, उन्हें उनका इमिग्रेंट्स का एक डलाइमा बना रहता है, वहाँ पर वो शायद उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े हमसे ज़्यादा। ओके मैम, जैसे अभी अपनी बात हुई कि एआई टेक्नोलॉजी वगैरह, तो काफ़ी फास्ट ये सारी चीज़ें बदल रही है, तो ये सब ध्यान में लेते हुए अगले 5 से 10 सालों में आईवीएफ का फ्यूचर कैसा दिखेगा? सच बोला जाए तो फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है। तो
कैसा दिखेगा ये बोरिंग नहीं से ज़्यादा मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगी कि जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके का रिसर्च चल रहा है इस फील्ड में वो इम्प्लांटेशन को बेहतर बनाने के लिए चल रहा है। तो होपफुली 5-10 साल में हम किसी एक नतीजे को हम शायद अडॉप्ट कर पाएँ जहाँ पर हमें बेहतर इम्प्लांटेशन रेट मिले, बेहतर टेक होम बेबी रेट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया में फर्टिलिटी सेक्टर में सबसे बड़े रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं, जो अभी लॉ आया है जिसमें कि बहुत बहुत अच्छी बातें हैं उसके अंदर, और अगर वो फॉलो की जाए एक्चुअल में तो बहुत अच्छा एक फ्यूचर एक सिनेरियो बन सकता है जिसमें कि XYZ जो मिथ्स हैं, जो कॉनिंग के जो एपिसोड्स हैं वो बंद हो सके। तो मुझे लगता है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस को इम्प्लीमेंटेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। कि मैंने बना तो दिया है लॉ, बट फॉलो कहाँ हो रहा है? हर कोई तो उसमें एक लूपहोल ढूंढ रहा है बाईपास करने के लिए। जैसे कि एक लॉ आ गया, मान लीजिए कि लेवल 1 के अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं और आपके पास एक सेट अथॉरिटी नहीं है तो आप मत कीजिए। बट देन आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि रेगुलेशन आ गया है, अवेयरनेस उतना नहीं है लॉ के रिलेटेड। लॉ में कोई एक इम्प्लीमेंटरी बॉडी नहीं है कोई जो ये देख रहा है कि भाई क्या कर रहे हैं। तो लॉ तो बना दिया, लेकिन आपका कंट्री एक छोटा सा रीजन नहीं है, आपका कंट्री एक बहुत बहुत बड़ा एक क्षेत्रफल का बिल्कुल जगह है जहाँ पे इंटीरियर्स हैं, अंदर अंदर बहुत सारे पॉकेट्स हैं। प्लस सिर्फ एलोपैथी एक तरीका नहीं है, आपके में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, जैसे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है। तो आपने सिर्फ रेगुलेशन बना दिया, आपने सिर्फ एलोपैथी को रेगुलेट कर दिया, बाकी क्या? मतलब लॉस बना के छोड़ दिया, इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है या अवेयरनेस या उसको पूरे तरीके से फुलफिल करना जो आपका विजन है जिसके लिए आपने लॉज बनाया है, तो वो होना चाहिए। मतलब सिर्फ लॉ बना के कुछ फायदा नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या, एग्जीक्यूट हुआ, वो भी देखना इम्पोर्टेंट है। मैम काफ़ी सीरियस बातें हुई अब तक। आपके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहे होंगे इतने सारे सालों में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके रिलेटेड है कि लैब में छोटी छोटी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सक्सेस एंड फेलियर आई टेक इट इन अ सेम स्ट्राइड। maybe I'm not celebrating it, but हाँ, मेरे juniors are celebrating it and they're telling me कि मैम ये पॉजिटिव आया, उसका अच्छा हुआ and all that, तो they are celebrating it। अच्छी बात है, वो तो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मल्टीपल सेंटर्स चलाते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? देखिए, हम ट्रेन कर रहे हैं यहाँ से बच्चे, और हम सेंटर्स में प्लेस कर रहे हैं, बाद में हमारे स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। बट डे टू डे बेसिस पे किसी ना किसी सेंटर पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी अगर आ रही है तो वो एक चैनलाइज करना, तो चुनौती तो नहीं बोलूँगी बट हिकअप्स हैं, तो वो आप मतलब हैंडल हो जाता है? मतलब हो रहे हैं बहुत अच्छे से हैंडल हो रहे हैं, बहुत सिस्टमाइज्ड हो चुके हैं। अभी शुरुआत में शायद वो परेशान करते हूँ, बट अब तो चुनौती नहीं है। हाँ, इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो अभी मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए या इशू आए आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती होंगी। IVF लैब में ज़्यादा डिसिप्लिन कौन होता है, एम्ब्रियोस या ह्यूमंस? देखिए, ह्यूमन एज ए स्पीशीज डिसिप्लिन थोड़ा मुश्किल है उनको। एम्ब्रियोस आर एक्चुअली मोर डिसिप्लिन्ड एंड दे ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड, राइट? बिकॉज उनका जितना भी मैनेजमेंट है दैट इज जेनेटिक ना, उनके प्रोटीन सिंथेसिस में वो इनकॉर्पोरेटेड है, तो
वो मोर डिसिप्लिन्ड है, वो मोर ह्यूमन से ज्यादा एम्ब्रियो ज्यादा डिसिप्लिन चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर एम्ब्रियोज बोल पाते तो डॉक्टर से क्या शिकायत करते? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बोलते भाई हमको भी चांस दे दो। द लेफ्ट आउट जो बेचारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, जिन्हें चांस ही नहीं मिल रहा क्योंकि भाई तुम ग्रेड 1 नहीं हो, बोलते भाई पोटेंशियल तो सब में ही है, थोड़ा चांस दे दो। अच्छा, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लैब में आपका फेवरेट स्ट्रेस बस्टर क्या है? एक्चुअली अगर आज के समय में बोलूँ तो पहले तो हम लोग MP3 प्लेयर्स वगैरह कुछ लगा लेते थे। अभी MP3 इज आउटडेटेड, सो राइट नाउ मुझे लगता है कि स्ट्रेस बस्टर इज गॉसिपिंग, बिकॉज फोन नहीं चला सकती। फोन नहीं ले जा सकते। अच्छा, वो अपना काम कर रहे हो, थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है गॉसिपिंग हमारा स्ट्रेस बस्टर है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। हाँ बिल्कुल, स्पेशली फीमेल्स। Nahi, it's a another myth where अच्छा, this is proven that men enjoy gossip, but their gossip is different. ओके, They have a different level of gossiping. You will be gossiping about ghar, and they will be gossiping about politics, maybe, हाँ। or nation, or how the Trump behave. बट वो भी उतना ही एंजॉय करते हैं। Enjoy कर रहे हैं। कॉफी के रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपका डेली रूटीन में हीरो कौन है, मतलब कॉफी है या फिर माइक्रोस्कोप? कॉफी तो नहीं, माइक्रोस्कोप ही, हाँ मतलब क्योंकि कॉफी ना भी मिली तो चल जाएगा, माइक्रोस्कोप ना है तो काम नहीं होगा। तो असली हीरो वही है। अगर आईवीएफ एक फिल्म होती तो आपका फेवरेट डायलॉग क्या होता? ओके, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज तो नहीं देखती, बट देयर इज अ मूवी विच आई हैव सीन एज अ यंग एडल्ट, आनंद। उसका एक डायलॉग, इट फिट्स राइट थ्रू द हार्ट ऑफ IVF, विच सेज, ओके आई विल ट्राई दैट डायलॉग। बिल्कुल। So it says, बाबू मोशाय, जिंदगी और मरना किसी के हाथ में नहीं, ओ, हम तो सिर्फ रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर उसकी उंगलियों से बंधी है। सो वट एवर वी आर डूइंग इन IVF, वी हैव अ सर्टेन लिमिटेशन टू इट, है ना। जो हमने बोला कि हम ग्रेड 1 एम्ब्रियोज तक दे सकते हैं, हम बहुत बहुत अच्छा एंडोमेट्रियम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम सारी टेक्निक्स को बहुत फिनिश ला सकते हैं, और हम बहुत अच्छा ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। बट फिर भी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहेगी या नहीं, वो किन्हीं और चीज़ों पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली मतलब लागू होता है वो। और ये हमारी गीता की फिलॉसफी से भी इंस्पायर्ड है, जहाँ पर कि, और ये मेरा मंत्र है पर्सनल, जहाँ पे अगर आप गीता को जानते हो, गीता के संवाद को जानते हो, तो कर्म की करना है फल की इच्छा के बिना, विच सेट्स एग्जैक्टली फॉर वॉट एवर एफर्ट्स वी आर टेकिंग। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत अच्छा लगा जो भी आपने बोला। किसी गायनाकोलॉजिस्ट ने आपसे अब तक सबसे प्यारा सवाल कौन सा पूछा है? ओके, सबसे प्यारा बोलेंगे या एक मासूम सवाल, कि मैडम अब ग्रेड 1 डाला है ना, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आया ना, राइट। तो बस उम्मीद से भरा सवाल है ना। अच्छा, दे फील कि अगर ग्रेड 1 डाला है तो आना ही चाहिए पॉजिटिव। बट पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड नो कि इफ इवन व्हेन वी आर कस्टमाइजिंग द प्लान, and maybe we might be getting in labs which are good standard labs, we are getting good results, okay, and we can also relate to the outcome। मतलब अगर हमको मालूम है इतना आउटकम हो सकता है, तो शायद हम प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हैं विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि वो 30 से 40% के ऊपर नहीं है, ओके। हालांकि हम ग्रेड 1 डाल रहे हैं। आईवीएफ सेंटर शुरू करने से पहले आप चाहेंगे कि हर गायनाकोलॉजिस्ट कौन सी बात समझे?
तो देखिए गायनेकोलॉजिस्ट जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम आईवीएफ फील्ड में आए और हम इनफर्टिलिटी में काम करें, तो उनको एक कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। पहला ये कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है डजंट मीन कि आप कुछ गलत करते हैं। ओके, तो आप पहले अपनी स्टेप्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से जो कुछ बेस्ट कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपका काम यहाँ पे स्टॉप होना नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस बात में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैंने सब अच्छा किया है, तो आप पेशेंट को कैसे बोलेंगे कि मैंने सब अच्छा किया है? तो आप इंश्योर कीजिए कि सब सही ही हो रहा, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। आप सेकंड स्टेप की बात करेंगे पेशेंट को, आप थर्ड स्टेप की बात करेंगे पेशेंट को, तो आपको तो मालूम होना चाहिए ना कि मैं खुद पे कितना कॉन्फिडेंट है या मैं खुद पे कितना फेथ है कि मैंने अच्छा ही किया है। तो इंश्योर दैट बी इन द गाइडेंस ऑफ समवन, तो किसी का गाइडेंस लीजिए। जैसे आप पीजी कर रहे हैं, आपने एमबीबीएस को 5-6 साल दिया है, पीजी को 2-3 साल दे रहे हैं, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आ रहे हैं, ऐसा आप इनफर्टिलिटी में भी दीजिए। मतलब आप ऐसे डे वन से मत सोचिए कि हाँ ये तो हो जाएगा, कर लेंगे। तो आप जितना आसानों से समझ रहे हैं, जब आप उसमें जाएंगे तब आपको उसकी डिफिकल्टीज मान जाएंगे। जैसे कि आप जब हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है अरे क्या है, डॉक्टर कंसल्टेशन तो दे रहा है, राइट, प्रिस्क्रिप्शन तो लिख रहा है, बट थिंक ऑफ द बैक ट्रेनिंग दैट दे हैड, है ना, 6-8 साल का, 9 साल का। फिर आप रिसर्च असिस्टेंट्स बन रहे हैं, सॉरी आप आरएमओज बन रहे हैं, उसके बाद आप लेक्चरर्स बन रहे हैं, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं विद सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप इनफर्टिलिटी फील्ड में अगर आ भी रहे हैं तो पहले आप मेंटरशिप देखिए, एक मेंटर होना चाहिए। कहाँ से आपको मिलेगा। मेंटरशिप शुड बी 1-to-1 मेंटरशिप। ऐसा मतलब आप 15 दिन का कोर्स कराएंगे, 1 महीने का कोर्स कराएंगे, वो ठीक नहीं है। एनी लेवरेज, तो आप फिर खुद में आप एक डर रहेगा आपको कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। और जब आप डरे हुए हैं तो आप तो पेशेंट को यार कॉन्फिडेंस तो है ना, तो उनको भी फिर वो एक 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 एनर्जी जो होती है, जो पास ऑन होती है, वो नेगेटिव ही जा रही है। तो वो मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो आप अगर इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो आपके अंदर उतना पेशेंस और उतना कामनेस होना चाहिए कि नेगेटिव रिजल्ट डज नॉट अफेक्ट यू। यू आर देयर टू डू गुड वर्क। तो इफ यू आर ensuring द गुड वर्क, then let it happen what is happening and you will get the results. It's और मेंटर कंपलसरी मतलब होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। सो जैसे कि एक अगेन आई विल कोट a small shlok, not a shlok, misra or a शेर। you have heard this शाहरुख खान का डायलॉग? हाँ बिल्कुल किसी चीज का। जी, तो इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है, हर जर्रे में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। So if you are into it, what we talked about in the first question, when we were talking about passion, so if you are passionate enough to pursue that, then enter into the field. Not because कि आपको अच्छा सक्सेस मिल रहा है। Okay, first put passion into it. First आपके जो भी रोड ब्लॉक्स हैं वो आएंगे आपको उतना आपके अंदर वो सहने का क्षमता होना चाहिए, and then everything will fall into place. Because you are giving 100%, so you will get results. But you have to wait till then, the right kind of patient selection, the right kind of counseling, the right kind of protocols. So till that time, you have to keep your patience and be in a mentorship. Well, thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी इंसाइटफुल ये पॉडकास्ट रहा और आप सबको भी ये पॉडकास्ट से काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिली होगी। ये पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स रहे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।